As you can see, Tata Motors is a large cap, in fact a mega cap stock. 3.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसलिए आई वांट टू शो यू कि कंपनी जो पैसे कमा रही है, जो सेल्स ग्रोथ आ रहा है, ये जो ROC आ रहा है, ये जो कर्जा लेके कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, वेयर डज दिस मनी गो टू और कम फ्रॉम, राइट? तो ये 3 सेगमेंट से जो टाटा मोटर्स का रेवेन्यू आता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन और करते हैं कि रेवेन्यू का मिक्स किस प्रोपोर्शन में है। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाटा मोटर्स का स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में टाटा मोटर्स का स्टॉक एनालिसिस हम 3 सेगमेंट्स में करेंगे। सबसे पहले हम एज यूजुअल इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फॉलोड बाय वैल्यूएशन एनालिसिस एंड फाइनली मेरा फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस। हम हमेशा सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली अच्छा ही ना हो तो उसका फर्दर एनालिसिस करके क्या फायदा। चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं अपने स्क्रीन पे आपको शो करता हूँ। एज यू कैन सी, टाटा मोटर्स इज अ लार्ज कैप, इनफैक्ट अ मेगा कैप स्टॉक। 3.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब ये एक मेगा कैप कैटेगरी में आता है। इस स्टॉक का पीई आपको अभी 10.1 दिख रहा है, ये एक डिसीविंग नंबर है, इसके बारे में हम और बात करने वाले हैं। लेट अस सी द ROC, बेसिकली धंधे से अगर ये कंपनी कुछ पैसे लगाती है तो उसमें कितना रिटर्न ले पाती है। तो ROC इज वेरी गुड एट दिस पॉइंट। 20% का ROC इज कंसिडर्ड एज वेरी हेल्दी। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, कहने का मतलब ये कंपनी कर्जा बहुत लेती है क्योंकि ये स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, तो ऑफकोर्स इसको अपना डेट रेस करना ही पड़ता है टू रन इट्स ऑपरेशंस। नथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट। ऑटोमोटिव सेक्टर में कहीं ना कहीं ये देखने ही मिलता है। इसका PEG रेशियो अगर आप देखेंगे तो दिस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 विच इज एन आइडियल जोन। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, विच वी ऑल नो, राइट? अगेन लेट्स नाउ चेक द सेल्स ग्रोथ। सो कंपनी देखो, कंपनी फंडामेंटली अच्छी कब होती है और कंपनी एथिकली अच्छी कब होती है, हमें कैसे पता चलता है? अगर सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, लास्ट 3 ईयर्स से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 20% है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि मार्केट में इसकी सेल्स की डिमांड है और वो ग्रो कर रही है, राइट? सो ऑफ कोर्स कंपनी अपना प्राइस इंक्रीज करती है तो भी सेल्स ग्रोथ होती है, बट अगेन दिस इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ इन कंसिडरिंग कि एक ऑटोमोटिव सेक्टर का स्टॉक है। अब ये थे स्टॉक के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करना चाहूंगा। बेसिकली आई वांट टू शो यू कि कंपनी जो पैसे कमा रही है, जो सेल्स ग्रोथ आ रहा है, ये जो ROC आ रहा है, ये जो कर्जा लेके कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, वेयर डज दिस मनी गो टू और कम फ्रॉम, राइट? सो देखो, मेजरली टाटा मोटर्स के 2 सेगमेंट्स है जहां पे वो बिजनेस करता है। एक है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और एक है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। व्हाट इज कमर्शियल व्हीकल? जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये कमर्शियल व्हीकल होते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्रक्स हो गए, टाटा एस, छोटा हाथी जो हम बोलते हैं ना। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आते हैं। एंड देन देयर इज पैसेंजर व्हीकल, जैसे कि हमारे कार्स, EVs वगैरह जो आते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ थर्ड सेगमेंट जो अगेन पैसेंजर व्हीकल में आता है, JLR, दैट इज जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस उसने एक्वायर किया था, राइट? सो ये 3 सेगमेंट से टाटा मोटर्स का रेवेन्यू आता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन और करते हैं कि रेवेन्यू का मिक्स किस प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, क्योंकि ये सेगमेंट करंटली बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है दैन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट फॉर टाटा मोटर्स। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का जो इसका रेवेन्यू मिक्स है वो 21% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। ऑफ कोर्स प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि आपको ये रेवेन्यू चंक कंपैरेटिवली तो बहुत कम है, राइट? टाटा मोटर्स जो भी है उसका 21%, लगभग 20% या फिर 1/5 ऑफ द कंपनी जो है, दैट ओनली इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स, मतलब यही रेवेन्यू है जो कमर्शियल व्हीकल से आपको मिलता है, राइट, कंपनी में। बट स्टिल दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। आप ये आर्टिकल को थोड़ा सा रीड कीजिए। पिछले काफी समय से कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट ही है जो टाटा मोटर्स की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, ऑलराइट? बिकॉज ऑफ द लो ग्रोस मार्जिन्स टू प्रोड्यूस दिस मटेरियल, या फिर इनका कमर्शियल व्हीकल का अच्छा खासा डिमांड भी चल रहा है। दैट इज व्हाई इस सेगमेंट का सेल्स ग्रोथ इज बेटर कंपेयर टू द पैसेंजर व्हीकल का सेल्स, ठीक है? यू कैन सी द पैसेंजर व्हीकल बिजनेस रिमेन्स वीक। पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस वीक क्यों है ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, बट एज यू कैन सी द कमर्शियल व्हीकल इज आउट परफॉर्मिंग द एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने अगर X इमेजिन किया था कि भाई इतने पैसेंजर व्हीकल्स, सॉरी इतने कमर्शियल व्हीकल सेल होने वाले, द नंबर दैट एक्चुअली गॉट सोल्ड एंड द मार्जिन दैट एक्चुअली दे मेड ऑन दैट सेल्स इज बेटर देन व्हाट द एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग, ऑलराइट? सो दैट इज व्हाई कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के बारे में आई होप आपको इनसाइट पता चला होगा कि दिस सेगमेंट इज नाउ बीइंग द ड्राइविंग सेगमेंट फॉर टाटा मोटर्स इन द शॉर्टर टर्म पीरियड, राइट? अब पैसेंजर व्हीकल के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पैसेंजर व्हीकल जैसे यानी कि जो EV सेगमेंट होता है,
इसमें देर इज अ बिट स्लो डाउन, इसको हेडविन, बिकॉज द कंपनी इज फेसिंग हेडविन टुवर्ड द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। ऐसा इसलिए हुआ है कि देखो पहली बात तो इंडिया में महंगाई बढ़ रही थी, राइट? अभी भी महंगाई कम नहीं हुई है, आरबीआई ने रेपो रेट इस क्वार्टर में भी कम नहीं किया है, तो लोन्स महंगे, और एज यू ऑल नो इंडिया में डायरेक्टली कैश पे कार परचेस करने वाले लोग काफी कम है, राइट? सो इसका ये इंप्लीकेशन होता है कि भाई जब लोन महंगा है तो कार का अल्टीमेटली फाइनेंसिंग दैट कार इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, एंड इन जनरल इकोनॉमी में काफी ऐसे कुछ बुल रन में इकोनॉमी नहीं चल रही, राइट? सो इन दिस सिनेरियो जनरली द कार सेल्स गोज टू अ स्लम्प, राइट? एज यू कैन सी कि देयर इज एक्सपेक्ट, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो सेल्स भी मीट नहीं हुई है, ऑलराइट? लेकिन फिर भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देयर इज स्टिल अ बेटर न्यूज। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स जस्ट वर्क्स फॉर इंडिया और जस्ट सेल्स इन इंडिया, राइट? देयर इज वन वेरी गुड न्यूज जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप देखिए JLR सेगमेंट जो है इसका, जो एक्चुअली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, जैसे आपने देखा 21% कमर्शियल व्हीकल से आता है ना, वैसे 80% रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से आता है, और उसमें भी 70% जो टोटल रेवेन्यू का मिक्स है ना, उसमें सबसे मेजर रेवेन्यू सोर्स JLR बिजनेस ही है। सो वी शुड फोकस ऑन दैट, राइट? सो JLR सेगमेंट में आप ये चीज एक इंटरेस्टिंग देखो कि ये ईवी ब्रांडिंग या फिर ईवी सेल्स करने का और प्लान कर रहे हैं इन द अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फ्रीलैंडर, राइट? द कंपनी विल रीलॉन्च फ्रीलैंडर ब्रांड एज एन ईवी। तो इससे क्या होगा कि ये चाइना में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचने वाला है। ऑलरेडी ये लोग ये काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट पहले से ही सैंक्शनड है, ये प्रोजेक्ट में पहले से ही ऑपरेशनल है इनफैक्ट। सो चाइना में जो सेल्स है ईवी के, अब सोचिए एक इंडियन कंपनी चाइना में अपने व्हीकल बना के बेचने की बात करें, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट? सो क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? सो इट्स वेरी गुड टू बी इन दैट स्पेस, ठीक है? जरूरी नहीं कि वो इंडिया में इतना ईवी कैसे बेचे, चाइना का उनका अलग बिजनेस मॉडल है, विच अल्टीमेटली विल रिफ्लेक्ट इन टाटा मोटर्स का रेवेन्यू, तो इन्वेस्टर्स का तो वैसे ही फायदा होगा। So as you can see कि इनका चाइना में एक्सपेंशन का प्लान है, the things are getting in momentum and things are getting in action, right? So this is a very positive sign for JLR business and ultimately Tata Motors। अब देखो इतना ही नहीं है, इनका टाटा मोटर्स पे पता है पैसेंजर व्हीकल पे वेयर आई फील कि देयर इज अ लीडिंग एडवांटेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इनका। इनकी कार्स जो है, टाटा मोटर्स की जो कार्स आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हो, वैसे मुझे कमेंट में बताओ अगर आप लोग ये यूज करते हो तो उसका फीडबैक और यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ऑलराइट? हम सबको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट एज फार एज आई नो इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, इनकी सर्विस तो एज यू ऑल नो टाटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दे आर प्लानिंग टू लॉन्च मोर व्हीकल्स। देखो रेंज रोवर जो है इनकी, दिस इज एक्सपेक्टेड टू कम इन दिस ईयर, ठीक है? अभी कितना होता है कितना नहीं होता है वो तो समय ही बताएगा, बट दे आर प्लानिंग टू लॉन्च सेवरल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द मार्केट इन द कमिंग टाइम, राइट? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जैसे ये स्पेस में जो बंदा फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है ना, that they are capturing a larger chunk of the market. So this is a very positive sign fundamentally for Tata Motors. I hope आपको ये fundamental analysis समझा होगा. Let us now move to the valuation analysis of Tata Motors. So valuation analysis की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि हम PE रेशियो चेक करेंगे और इसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। अब आप देखिए, पहली बात तो ये चार्ट देखिए, क्या ये चार्ट आपको ऐसा दिख रहा है कि इसको एनालाइज करके कुछ इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है? दिस इज नॉट अ कंप्लीट चार्ट, राइट? अगर आप इसका 10 ईयर्स का PE रेशियो का चार्ट देखोगे तो ये बीच में किस चीज के गैप से भाई, ये बेसिकली जब कोई कंपनी का अर्निंग नेगेटिव हो जाता है, अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाइए और ये देखिए कंपनी का लॉस हुआ है, ढेर सारा लॉस हुआ है, राइट? तो अर्निंग्स नहीं है। अगर देखो नेगेटिव अर्निंग पर शेयर है, व्हाट इज पीई रेशियो? प्राइस, करंट मार्केट प्राइस अपन अर्निंग पर शेयर। अगर अर्निंग पर शेयर नेगेटिव रहेगी तो ये चार्ट बनेगा ही नहीं, पी रेशियो नेगेटिव हो नहीं सकता है, राइट? सो हाउ टू गो अबाउट दिस? तो लोग गलती क्या कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स का पी रेशियो का चार्ट देख ले रहे हैं, ठीक है? देखिए 5 ईयर पे उनको लगता है कि अरे देखो टाटा मोटर्स का पी कितना कम है, ये तो अंडर वैल्यूड है, ठीक है? पीईजी रेशियो कितना कम है, बट भाई ये भी तो चीज समझो कि पीई जो न्यूमरेटर का कॉन्सेप्ट है, दैट नंबर इज नॉट अ कंप्लीट नंबर, राइट? क्योंकि चार्ट पूरी तरह से फॉर्म ही नहीं हुआ है। सो नाउ व्हाट टू डू? ऐसे स्टॉक का वैल्यूएशन एनालिसिस करते कैसे? देखिए, प्राइस टू अर्निंग एक मेट्रिक होता है और एक प्राइस टू सेल्स मेट्रिक होता है। कंपनी अर्निंग नहीं कर पा रही है कोई ना कोई रीजन की वजह से, देखिए सेल्स तो कंपनी की बढ़ रही है, राइट? सेल्स तो कंपनी की ऊपर ही ऊपर जा रही थी, अब कोई कारणवश उनका देखो यहाँ पे अदर इनकम में लॉसेस दिखने लग गया है, कभी टैक्स की वजह से इनका लॉस हो जाता है, कभी कोई टैक्स की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो ऐसे केस में अर्निंग्स इज नॉट द राइट मेट्रिक। बट एज आई डिस्कस एंड एज वी डिस्कस इन द वीडियो, सेल्स भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है ना। अल्टीमेटली प्रॉफिट कहां से आता है? सेल्स और रेवेन्यू के बाद ही तो प्रॉफिट आता है, राइट? एंड दैट नंबर इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। आप देख रहे हो सेल्स, आज से ज्यादा कार्स कभी नहीं बेचा टाटा मोटर्स ने, व्हिच इज अ फैंटास्टिक साइन, राइट? तो यहां पे हम प्राइस टू सेल्स रेशियो या फिर मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, दोनों सेम ही बात होती है, ठीक है? दोनों के डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, दोनों को अगर आप हटा दोगे तो दोनों के न्यूमरेटर में इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, उन दोनों को आप हटा दोगे तो यू विल गेट प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब ये रेशियो आप देखिए, एज यू कैन सी कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज हो रही है। ये देखिए, ये जो बार ग्राफ है, मैं आपको एक बार ग्राफ दिखाता हूं।
कंपनी की सेल्स समय के साथ इंक्रीज हो रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका शेयर प्राइस जिस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है ना, इट इज नॉट जस्टिफाइंग द सेल्स ग्रोथ। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देखिए अपने मीडियन प्राइस टू सेल्स रेशियो से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, राइट। दैट इज व्हाई आई से कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड नहीं है। ऑलराइट, ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड भी नहीं है। ऑलराइट, करंटली इट इज इन ओवर वैल्यूड कैटेगरी। The stock currently fell 20% from its all-time high. Still, the stock is not gotten into fair valuation. All right. अभी भी स्टॉक ओवर वैल्यूड कैटेगरी में ही है। आने वाले रिजल्ट अगर बहुत अच्छे आ जाएंगे, उसमें सेल्स बहुत अच्छी दिखेगी, अर्निंग्स बहुत अच्छी दिखेगी, तो हो सकता है स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाए। नहीं तो वैल्यूएशन के बेसिस पे ये स्टॉक अभी भाई इन्वेस्टेबल तो नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देखा सेल्स की स्पीड कम थी और प्राइस ग्रोथ मतलब शेयर प्राइस की ग्रोथ ज्यादा थी। ठीक है, और लॉन्ग रन में अल्टीमेटली सब चीजें एवरेज आउट हो ही जाती है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एंड दिस इज, आई होप आप लोग को समझा होगा कि ऐसे केस में जो जहां पे किसी कंपनी का लॉस होता है ना, तो उसका वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे किया जाए। व्हाई नॉट टू यूज पी रेशियो, क्योंकि भाई अर्निंग पर शेयर का डेटा ही नहीं है। सिमिलरली पीईजी रेशियो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी तो पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ होता है, राइट। तो पी रेशियो काम नहीं आएगा, अर्निंग्स का डेटा काम नहीं आएगा, तो फिर क्या काम आएगा भाई, वहां पे काम आएगा आपका मार्केट कैप टू सेल्स या फिर प्राइस टू सेल्स रेशियो। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। बट बिफोर वी मूव इनटू टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप भी चाहते हैं कि ये एनालिसिस हम कैसे सीखे और इन एनालिसिस को इंटरप्रेट कैसे करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना 6 चेक एनालिसिस कोर्स। आपने हर वीडियो में सुना होगा, बट अगेन इट इज अ वेरी पावरफुल कोर्स। इसका स्टूडेंट फीडबैक बहुत स्ट्रांग है। व्हाट वी डू इन दिस कोर्स इज एक्चुअली हम 6 डिफरेंट एनालिसिस सीखते हैं और इन 6 एनालिसिस को हम हर स्टॉक पे अप्लाई करते हैं जिसे हमें बाय या सेल डिसीजन लेना हो। अगर किसी भी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे बाय कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसे स्किप कर लेते हैं। ऑलराइट, ये कोर्स वैसे तो 2500 रुपए का है, बट यूज कीजिए कूपन कोड द डोजी, कैपिटल में लिखिएगा, नो स्पेसेस, द डोजी, एंड बाय इंस्टेंट 1000 रुपए डिस्काउंट। And now we start the favorite analysis of mine, that is technical analysis. Actually ये कैसा टेक्निकल एनालिसिस मैं अपना फेवरेट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये प्राइस एक्शन मार्केट में स्टॉक के डिमांड सप्लाई का बिहेवियर हमें शो करता है, फॉलोड बाय टेक्निकल एनालिसिस कैसा जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कभी आपने मार्केट कैप टू सेल्स भूल गए, कभी पी रेशियो भूल गए, कभी आप आरओसी चेक करना भूल गए, बट चार्ट सारी सच्चाई इनकॉर्पोरेट कर देता है, राइट। सो लेट अस डू दिस। सो जैसा आप देख रहे हैं, पहले इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, ये डेली टाइम फ्रेम है। करंटली एज यू कैन सी द चार्ट, द स्टॉक इज इन लाइक अ सपोर्ट रीजन, राइट। आपने पहले भी देखा होगा कि जो 930 का रीजन है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चले गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया इस एरिया में, फिर ऊपर चले गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। एक बार 4 जून ये इलेक्शन का डे था, ब्लैक स्वॉन इवेंट था, अगेन पूरा रिकवरी करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया स्टॉक ने, ऑलराइट। और उसके बाद से अभी इसी 20% करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए कितना स्टॉक में करेक्शन आ गया था, राइट। 20-21% का एक मेगा कैप स्टॉक का 20% गिरना इज समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट, राइट। सो इसमें ना 2 कारण है मेरे पास में स्टॉक गिरने के। ठीक है, एक आप ये चीज देखिए, स्टॉक का इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न देखिए। ये वैसे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट आता है, ठीक है, इसको शेयर होल्डिंग एनालिसिस बोलते हैं। इसमें आप देखिए प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स को सेल किया है, विच इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, टाटा ग्रुप पे ऐसा कोई डाउट नहीं है मुझे कि भाई ये अपने कंपनी बेच के भाग जाएंगे क्या। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा क्यों करेंगे वो लोग, राइट। बट द थिंग दैट कंसर्न्स मी ओवर हियर इज, जो मुझे मेजर कंसर्न यहाँ पे इस चीज का आता है, 41% जो ओनर जो इन्होंने 5% ओनरशिप डाइल्यूट की, उसमें से कुछ भी एफआईआईज ने नहीं परचेज किया और कुछ भी डीआईआईज ने भी परचेज नहीं किया। इनफैक्ट दे सोल्ड देयर होल्डिंग ऑल्सो। कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा आइडिया किसको है? पहली बात तो प्रमोटर्स को, फिर बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे एफआईआईज एंड डीआईआईज को, इनको क्यूआईबीज बोलता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो क्यों बेच रहे हैं कंपनी को और खरीद कौन रहा है ये देखिए, पब्लिक। एक ऐसा पर्सन जिसको सबसे कम इंफॉर्मेशन एंड सबसे कम नॉलेज होता है, वो लोग टाटा के शेयर को खरीद रहे हैं, टाटा मोटर को, बल्कि क्यूआईबीज बेच रहे हैं। एज पर माई एनालिसिस दिस इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, एंड दैट इज व्हेन, जब ये लोग बेचते हैं ना, देखिए जब कोई बड़ा प्लेयर बेचेगा तभी कोई मेगा कैप स्टॉक 20-25% करेक्ट होगा। 5% वगैरह वॉलिटिलिटी का पार्ट होते हैं, लेकिन 20% का करेक्शन मतलब किसी बड़े आदमी ने बेचा है भाई। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो अब ये 20% पर फिर से वापस टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम आएंगे, एज यू कैन सी स्टॉक करंटली अपना सपोर्ट रीजन में है। अब देखो टाटा मोटर्स ऐसा तो कोई स्टॉक है नहीं, जैसे फंडामेंटली हमने डिस्कस किया कि आगे चल के कंपनी नील बटे सन्नाटा हो जाएगी, राइट, पूरी निपट तो नहीं जाएगी, कंपनी विल डू गुड इन द लॉन्ग रन। सो ऐसे पॉइंट पे एक्यूमुलेट करना मेक सेंस, बट हमें फिर भी फर्दर सपोर्ट के लेवल्स भी पॉइंट आउट कर लेने चाहिए। ठीक है, अगेन व्हाई एम आई नॉट सुपर बुलिश ऑन दिस स्टॉक टेक्निकली इज बिकॉज, अब ये देखिए
ऐसे ऐसे केस में जब कोई स्टॉक ऐसा लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन देता है, देखिए कितना कितना ऐसा स्टॉक ने गिरा। अच्छा बाय द वे, पीपल हु से कि टाटा का स्टॉक अभी गिरता नहीं है, देख लो भाई 2014-15 के इन्वेस्टर्स को पता है आधा हो गया था, आधा, ठीक है, वहां पे भी नहीं रुका स्टॉक, ठीक है, वापस से जब वो अपने ऑल टाइम हाई पे गया ना 80% का करेक्शन, समझ रहे हो, चीज अपना पूरा वैल्यू खो बैठी थी। तो ऐसा नहीं है कि टाटा के स्टॉक गिरते नहीं है, शेयर मार्केट है, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑफ कोर्स डिमांड सप्लाई एंड प्रॉफिट, आपने देखा था कंपनी का लॉस हो रहा था, तो दैट विल बी फैक्टर्ड इन, राइट। तो बट टारगेट कैसे मेजर करते हैं ऐसे केस में, देखिए आपने डेप्थ ऑफ द कंसोलिडेशन को मेजर करना है, ये पूरा डेप्थ था, ठीक है, ऑन दिस डे व्हेन यू सॉ कि ब्रेकआउट होने वाला है, तो टारगेट कैसे मेजर करें, तो आपने डेप्थ ऑफ द कंसोलिडेशन को ले जाके ऊपर रख देना है, ऑलराइट, और फिर ये आपका अल्टीमेट टारगेट बन जाएगा, ऑलराइट। और अब आप देख रहे हो कि कैसे प्रॉपर्ली ब्यूटीफुली यहीं पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया इसने, जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, टेक्निकल टारगेट अचीव, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स का टेक्निकल टारगेट अचीव हो गया था ऑलरेडी, वहां पे स्टॉक ने फिर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया और अब गिर गया, करंटली भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है, राइट। सो ये एक बहुत चिंता की बात है। अब देखिए कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न जैसा, ये टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2, विच इज अनदर बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, तो दैट इज वन, दिस गिव्स मी वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि भैया स्टॉक से थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक येट। By the way, I share all my real investments on my Telegram channel, उसको जरूर कंसिडर करना, इट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, अलॉन्ग विद द 6 चेक कोर्स का लिंक। अब ये देखिए जैसे आपको दिख रहा है कि स्टॉक अभी करंटली एक डाउन ट्रेंड में है, तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि स्टॉक में अच्छी खबर या फिर बुलिश नेचर कब रिज्यूम करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल दैट यू गाइस कैन सी इज कि ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई, ऑलराइट। अगर ये स्टॉक 9000 का लेवल पकड़ लो, 995 का लेवल कुछ मैंने प्लॉट किया है, अगर ये स्टॉक 1000 का लेवल पार कर लेता है तो अगेन द स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब वो होगा नहीं होगा वो प्राइस एक्शन बताएगा, क्योंकि वैल्यूएशन ने तो बोल दिया कि भैया हम अंडर वैल्यूड नहीं है, ऑलराइट। पर अगर ये स्टॉक अभी गिरता है तो कहां तक गिरेगा, ठीक है। एज वी ऑल नो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, तो एक सपोर्ट पे इवन लेना, एंट्री लेना, कभी भी एक अच्छे स्टॉक को परचेस करते हो ना तो पूरा घर बार बेच के एक ही बार में नहीं लगाना होता है, एंट्री मल्टीपल लेवल एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास में मान लीजिए कुछ पैसे 1 लाख रुपए, तो कुछ पोर्शन ऑफ द मनी आप यहां लगाइए, कुछ पोर्शन ऑफ द मनी आप अगले सपोर्ट दैट इज 860 पे कंसिडर कीजिएगा। एज यू कैन सी ये यहाँ पे एक स्टॉक ने जो 4 जून का करेक्शन था ना, तो यहां से ही फिर एक बार बाइंग आई होगी, क्योंकि इस पॉइंट से स्टॉक फिर कितना ऊपर भागा था, देखिए आराम से आप बोल सकते हो कि 30% ऊपर भागा था। एंड एज आई सेड, एक मेगा कैप कंपनी को 30% राइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी लगेगी, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी वाज देयर एट 860, तो अगला बाइंग आप 860 पे एंड देन फॉलोड बाय 820 के लेवल पे आप बाइंग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। व्हाई एम आई सेइंग दिस, क्या ये स्टॉक यहाँ तक गिरेगा? अब वैल्यूएशन के हिसाब से तो गिरना चाहिए। अभी Hyundai का IPO भी आने वाला है, एक और फैक्टर है। अभी ईरान, जब हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, आप लोग कब देखेंगे ये तो ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता, बट अगेन ये अभी एज ऑफ करंट सिनेरियो अक्टूबर 1st-2nd वीक में ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, और इजराइल ने कहीं ना कहीं दे के रखा है गारंटी कि भाई हम तो मारेंगे, हम तो वापस ईरान को अटैक करेंगे, जिससे क्या होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए क्रूड ऑयल स्पाइक होना इज अ नेगेटिव साइन। ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए क्रूड ऑयल का स्पाइक होना इज नॉट अ गुड साइन। तो ऐसे में ऑफ कोर्स जहां पे भी चीजें गिरनी थी वो गिरेगी, तो ऑटोमोटिव सेक्टर का दिस स्टॉक कैन टेक अ हिट, राइट। वैसे भी स्टॉक हल्का सा ओवर वैल्यूड कैटेगरी में आता है, और जनरली करेक्शन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स पे ज्यादा देखने मिलता है, ऑलराइट। सो अगेन, क्या ये स्टॉक खराब हो जाएगा? क्या इसका वो जो चाइना का बिजनेस है वो बंद हो जाएगा? नहीं। क्या इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो जाएगा? नहीं। प्रोडक्ट भी लॉन्च होंगे, सारी चीजें अच्छी होगी, सेल्स भी अच्छी होगी, सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना है कि सपोर्ट लेवल मार्क करके रखने हैं, मल्टीपल लेयर पे एंट्री लेनी है, क्योंकि हम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, राइट। हम इसको थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड अगर करेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बैलेंस आउट हो जाएगा। ये जो करेक्शन होगा इससे मार्केट कैप टू सेल्स या फिर प्राइस टू सेल्स रेशियो में प्राइस नीचे आ जाएगा, स्टॉक फेयरली वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड हो जाएगा। कभी ना कभी तो इंस्टीट्यूशंस को लेना ही है ना फिर ये स्टॉक, राइट। आपने भी देखा, दिस इज अ सिक्लिकल पैटर्न, ऑलराइट। सो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। आई होप यू आर एबल टू नोट द 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स। 930 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी भी ये स्टॉक खराब नहीं है। सेकेंडली 860 विल बी अ वेरी गुड लेवल, एंड 820 अगर आपको मिलता है तो छोड़ना ही नहीं, ऑलराइट। सो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस, इनफैक्ट द एंटायर एनालिसिस ऑफ टाटा मोटर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं एक और ऐसे ही पावरफुल स्टॉक का एनालिसिस बताने वाला हूं। डू चेक द कोर्स लिंक इन द बायो, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।